हेलो स्टूडेंट। आज का उत्कृष्ट विचार, मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। मतलब हमें अपने मंजिल खुद को तलाशना पड़ता है। हम अपने सपनों को खुद को उसको साकार करने के लिए खुद को हमको अपना मार्ग स्वयं चुनना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे समास। समास मतलब था कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे? समास। अब देखिए, पहले पढ़ते हैं ये समास क्या होता है। ठीक है, समास क्या होता है? समास का शब्द का अर्थ क्या है? समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि। मतलब संक्षिप्त मतलब छोटा करने की विधि। जैसे चार राहों का समाहार, मतलब क्या होगा इसका? चौराहा। छोटा हो गया ना। घोड़े पर सवार, इसका छोटा क्या होगा? घुड़सवार। राजा का महल, राजमहल। तो समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि। यह शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को समासीकरण, समास बनाने की प्रक्रिया कहा जाता है। समासीकरण कहते हैं, समास बनाने की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चारों शब्द लिखे गए हैं, चौराहा, घुड़सवार, राजमहल। संक्षिप्त करने की इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, अब ये डिफिनीशन देखते हैं। ये वाली डिफिनीशन देखते हैं। अब देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। मतलब जब दो शब्दों को या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनेगा तो उसे समास कहा जाता है। अब देखिए, इसमें दो पद होते हैं, मतलब इसके दो पार्ट होते हैं। पहला क्या है? पहला देखते हैं क्या है। पहला देखिए, समस्त पद, मतलब अनेक शब्दों का संक्षिप्त करके बना शब्द समस्त पद कहलाता है। इन्हें समासिक पद भी कहते हैं। समास विग्रह क्या होता है? समस्त पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका समास विग्रह और समस्त पद दिया गया है। जैसे समास विग्रह नर और नारी, नर नारी होगा। समय के अनुसार, यथा समय या समयानुसार। भाई और बहन, भाई बहन। शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति हो जाएगा। 10 है आनंद, दशानन अर्थात रावण। हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। 4 हैं भुजाएं जिसकी, चतुर्भुज। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, समास के वेद देखते हैं, कितने प्रकार के समास होते हैं। ठीक है, अब देखिए, समास के 6 वेद हैं। पहला ध्यान से सुनिए। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठा कर्मधारय समास। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे, 6 समास को विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ते हैं। ये देखिए, पहला पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। ठीक है, अव्ययीभाव समास वह समास जिसमें पहला पद अर्थात अथवा शब्द अव्यय होता है। मतलब पहला जो शब्द होगा उसके पहला पार्ट वो अव्यय होगा, जिसके कारण समस्त पद अव्यय बन जाता है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास। इसका पहला पद जो होगा अव्यय होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पे एक वाक्य लिखा गया है ना, मतलब शब्द लिखा गया। देखिए, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथाक्रम, क्रम के अनुसार। ठीक है, अनजाने, बिना जाने। देखिए, सभी समासिक पदों का पहला पद यथा, प्रति, अन, ठीक है ना, अव्यय है। इन्हीं अव्ययों के कारण समस्त पद अव्यय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये सभी अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। अब कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, कुछ यहाँ पे दिया है, इन्हें भी देख लेते हैं।
ठीक है। अव्ययी भाव समास के अन्य उदाहरण देखिए, आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार, भर पेट, पेट भर कर, आजीवन, जीवन भर, यथा समय, समय के अनुसार, रातों रात, रात ही रात में, निडर, बिना डर के। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ भरपेट, रातों रात ऐसे करके पूछेगा क्वेश्चन। भरपेट कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। रातों रात कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ये दोनों थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन इन्हें याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये पूछता है, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं होगा। भर पेट दिया हुआ है, रातों रात ये सब दिया है। देखिए, आज्ञा अनुसार, ये समझ में आ रहा है, आज्ञा लगा हुआ, अनुसार है। यथा समय, यथा लगा हुआ है, समय, ये समझ में आ रहा है, या वही भाव समास है। आ जीवन, नि डर, नी है ना, अव्यय है, इसमें आ है, लेकिन भरपेट आ रातों रात में नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए इसको याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला देखेंगे तत्पुरुष समास। वह समास जिसमें दूसरा पद अथवा शब्द प्रधान होता है। दूसरा, अब देखिए दूसरा मतलब ये दो पार्ट होते हैं, उसमें दूसरा जो पार्ट होगा वो क्या होगा? प्रधान होगा। अव्ययी तत्पुरुष समास में इसी तरह अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होगा। अब देखिए, जैसे जैसे एग्जाम्पल दिया है, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये दिया हुआ ना, ये देखिए, राजा का, राजपुत्र राजा का पुत्र, रसोई घर रसोई के लिए घर। शब्दों में दूसरा पद प्रधान है, मतलब देखिए, राजपुत्र, पुत्र वाला जो शब्द है, पुत्र, वो प्रधान है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, घर जो है वो प्रधान है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ये याद रखिएगा। अतः ये तत्पुरुष समास है, ठीक है। उन उदाहरणों में दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह का, और देखिए कुछ कारक चिन्ह का प्रयोग का के, देखिए के लिए आए समास करने के पश्चात इन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। देखिए इनके बीच में क्या आएगा? काय के लिए आए, मतलब इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। समास करने के पश्चात इन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अब ये हम लोग पढ़ेंगे, कारक चिन्हों का विभक्ति अनुसार निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला देखिए, कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक की विभक्ति का लोप होना है। जैसे गगन को चूमने वाला गगन चुम्मी, को आ रहा ना, ग्रंथ को लिखने वाला ग्रंथकार, स्वर्ग को प्राप्त स्वर्ग प्राप्त, जेब को काटने वाला जेब कतरा। इसमें सब को आ रहा ना, कर्म कारक। देखिए कर्ता ने कर्म को आता है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, कारण। अभी ये वाली लाइन देखते हैं, ठीक है, ये देखते हैं, कारण तत्पुरुष। कारण, अब देखिए, कारण कारक की विभक्ति से के द्वारा, देखिए यहाँ को की था, यहाँ क्या है? से के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अब देखिए वाल्मीकि द्वारा कृत या रचित, वाल्मीकृत हो जाएगा। ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त हो जाएगा। हाथ से लिखित, हस्तलिखित हो जाएगा। गुण से युक्त, गुण युक्त हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब देखिए संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है? देखिए संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है, के लिए। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह हो गया। हवन, देखिए के लिए आ रहा ना, के लिए, यहाँ भी के लिए, यहाँ भी के लिए, यहाँ भी के लिए, यहाँ भी के लिए, तो ठीक है। देखिए सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, वहाँ जो आएगा के लिए, ठीक है। इसका लुप्त हो जाएगा तो ये सत्याग्रह बनेगा, हवन सामग्री बनेगा, देशभक्ति बनेगा, गुरु दक्षिणा, ये सब संप्रदान कारक है। अगला देखते हैं अपादान। अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। अपादान जहाँ आएगा मतलब अलग होना किसी चीज़ से। जन्म से अंधा, मतलब वो अंधा है, किस आँख से नहीं दिखता है, यानी आँख से एकदम अलग है, तो जन्म से अंधा, जन्मांध हो जाएगा, ये अपादान तत्पुरुष है। देश से निकाला, देश से अलग कर देना, मतलब देश से निकाला हो गया, देश निकाला बोलेंगे। ज्ञान से हीन, उसके पास ज्ञान से हीन, ज्ञान ही नहीं है तो ज्ञानहीन हो जाएगा। धन से हीन, धन नहीं है, धन मतलब अलग हो जाना, धनहीन हो गया, ठीक है। इस तरह जहाँ आएगा मतलब
अलग होने के रूप में, ठीक है। तो वहाँ अपादान तत्पुरुष कारक तत्पुरुष होगा, ठीक है। संबंध सब, अब देखिए संबंध, संबंध का कारक की विभक्ति का की के का लोप होता है, का लोप होना। अब जैसे घोड़े की दौड़ घोड़दौड़ होती है, आज्ञा के अनुसार आज्ञानुसार हो गया, सुख का सागर सुख सागर हो गया। ये देखिए देव की मूर्ति देव मूर्ति हो गई। तो इस तरह संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कारक की विभक्ति में तथा पर का लोप होना। यहाँ पे में और पर का लोप हो जाएगा। जैसे घोड़े पर सवार, अधिकरण मतलब अधिकार में, घुड़सवार हो गया। आत्म पर विश्वास, आत्मविश्वास हो गया। दान में वीर दानवीर हो गया। कार्य में कुशल कार्यकुशल हो गया। ये सब अधिकरण तत्पुरुष है। तो कितने हैं तत्पुरुष समास में? कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है। कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति की लोप होगी। करण तत्पुरुष में से के द्वारा का लोप होगा। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का आलोप होगा। अपादान अलग होने के अर्थ में, जैसे जन्म से अंधा जन्मांध। संबंध तत्पुरुष में का की के का लोप होगा। अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप होगा। अब देखते हैं, अब हम तीसरा टॉपिक देखते हैं। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे? बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। कौन सा समास पढ़ेंगे? बहुव्रीहि समास। चलिए देखते हैं बहुव्रीहि समास में क्या है। वह समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, मतलब इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, समस्त पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। मतलब इसमें जो शब्द दिया रहेगा उसका बोध ना करा के तीसरे शब्द का बोध कराएगा, तो बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास में याद रखिएगा कोई पद प्रधान नहीं होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे, याद रखिए। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होगा। अब यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए देखिए चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव, चंद्रशेखर बोलेंगे उसे, ठीक है। विष को धारण करने वाला सर्प विषधर होता है, ठीक है। महान आत्मा है जिसकी, महात्मा। पीले हैं वस्त्र जिसके, विष्णु पीताम्बर। इन सभी शब्दों में दोनों ही पद प्रधान नहीं है। इन दोनों से किसी अन्य अर्थ का बोध हो रहा है, अर्थात ये बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास के कुछ अन्य उदाहरण। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर बोलेंगे उसको, यानी गणेश भगवान। घन के समान श्याम, अर्थात काला है जो, यानी कृष्ण, उनको क्या बोलेंगे? घनश्याम। सफेद है वस्त्र जिसके, किसके वस्त्र सफेद होते हैं? सरस्वती जी के, तो श्वेतांबर बोलेंगे उन्हें। 12 है सिंह जिसके, मृग विशेष के लिए 12 सिम्हा बोलते हैं, 12 सिंगा। चक्र को धारण करने वाला, कौन चक्र धारण करता है? विष्णु, यानी उनको क्या बोलेंगे? चक्रधर। यानी जो वाक्य दिया गया इनका तीसरा अर्थ निकल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला देखते हैं। अब देखिए, अब हम देखेंगे द्वंद्व समास। जैसे बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान थे, प्रधान नहीं थे, उसी तरह द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे, ठीक है। समास में दोनों खंड समान हो, द्वंद्व समास होगा। दोनों का बराबर प्रभाव पड़ेगा। जितना पहले शब्द का होगा उतना ही दूसरे शब्द का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए दोनों पद इसमें क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, याद रखिएगा हमेशा। देखिए वह समास जिसमें दोनों खंड समान हो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे जीवन और मरण दोनों का समान प्रभुत्व है, दोनों का योग बराबर है,
इसलिए मतलब इसको क्या बोलेंगे, जीवन मरण। नर और नारी, नर नारी द्वंद्व समास हो गया। दिन और रात, दिन रात द्वंद्व समास हो गया। इन दोनों इन शब्दों में दोनों ही पद प्रधान होते हैं जिनका विग्रह करने पे, अब देखिए विग्रह करने पे, ये देखिए और या आदि शब्द लगाते हैं, अतः ये द्वंद्व समास के, ठीक है, उदाहरण है। द्वंद्व समास के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। लाभ या हानि, लाभ होगा या हानि होगा, तो लाभ हानि हो गया। देश और विदेश, देश और विदेश यानी देश विदेश। जल और वायु, जल वायु। चाय या कॉफ़ी, मतलब चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, तो चाय कॉफ़ी हो गया। याद रखिएगा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। पाप पुण्य हो गया। माता पिता हो गए। आगे देखते हैं अगला। अब देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास ये भी इम्पोर्टेंट है और आसान है। देखिए वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, इसमें देखिए पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, समासिक पदों में पहला पद संख्यावाचक होगा, वे द्विगु समास कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा जो पार्ट होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो द्विगु समास कहलाता है। जैसे दूसरे पहर का समय दोपहर हो गया, 100 वर्षों का समय शताब्दी हो गया। तो देखिए दोपहर मतलब जिसमें दोपहर नंबर आ रहा है ना, शताब्दी मतलब इसमें भी नंबर आ रहा है। चौराहा, 4 रास्तों का समूह चौराहा। नवरात्रि, 9 ग्रहों का समूह। ठीक है, इसमें सब संख्या आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। कुछ और उदाहरण, कुछ मुख्य उदाहरण और देखते हैं। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। षडानन, 6 आननों का समूह या मुखों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। ये क्या है, सारे द्विगु समास है। इसमें क्या आएगा, नंबर, याद रखिएगा नंबर, जहाँ नंबर होगा वो द्विगु समास हो, जहाँ नंबर होगा द्विगु समास, याद रखिए द्विगु समास, द्विगु समास। ठीक है, बहुरी समाज में दूसरा नहीं तीसरा अर्थ देगा, मतलब जो रहेगा उसका अर्थ ना देगा। जैसे दशानन, दशानन मतलब रावण, तो वहाँ क्या हो जाएगा, बहुरी समाज। पंचानन, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, बहुरी समाज। चतुरानन, बहुरी समास। ठीक है, इसी तरह द्वंद्व समास में दोनों का प्रभुत्व बराबर होगा। रात दिन, ठीक है, और पाप पुण्य, इस तरह सब द्वंद्व समास। अब चलिए अगला देखते हैं। कर्मधारय समास, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन यहीं से होता है। ठीक है, वह समास जिसमें दोनों पद उपमेय, उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध रखता हो, कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, कर्मधारय, ठीक है, उपमेय उपमा, ठीक है, विशेष विशेष, विशेष विशेषण विशेष। अब देखिए कनक के समान लता, के समान, समान बोला गया ना, उपमा हो रहा है, तो कनक लता हो जाएगा। नराधम, नरों में अधम या मनुष्यों में नीच, तो नराधम बोलते हैं। चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख हो गया। महान राजा, महाराजा हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, कर्मधारय समास है। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल दिया है, कुछ और पार्ट इसके हम देखते हैं। उपयुक्त समासिक पदों में उपमेय, उपमा, विशेष विशेष, विशेषण विशेष्य का संबंध है। चंद्र के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। ठीक है, चंद्रमुख, चंद्रमुख में मतलब मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। चंद्रमुख में उपमेय, उपमान तथा महाराज विशेषण विशेष। ठीक है, इसी प्रकार कनकलता उपमेय, उपमान, नराधम विशेषण विशेष है, अतः ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय के कुछ अन्य उदाहरण दिए हैं। जैसे अब देखिए ये भी फिक्स रहता है जो, है जो जहाँ बीच में आए वो कर्मधारय समास। मतलब जैसे श्वेतांबर, श्वेत है जो वस्त्र, याद रखिएगा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम। नील कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, घनश्याम,
घन के समान श्याम, और के समान या क्या आएगा, या तो है जो आए या के समान आए, वहाँ क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। सत धर्म, सत्य है जो धर्म, ठीक है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, कर्मधारय समास के। अब देखिए ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मधारय तथा बहुब्रीहि समास में अंतर, बहुत बारीकी डिफरेंस होता है, ठीक है। देखिए इसको मैं पढ़ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत से समस्त पद, ठीक है, बहुत से समस्त पद कर्मधारय तथा बहुब्रीहि दोनों समासों के उदाहरण हो सकते हैं। अतः कोई समस्त पद कर्मधारय समास का उदाहरण है या बहुब्रीहि समास का, यह उसके विग्रह पर निर्भर करता है। जैसा विग्रह करेंगे उसके अनुसार हम बता सकते हैं कौन सा समास है। अपना समस्त पद का एक पद विशेषण हो या दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध, तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। किंतु यदि दोनों पदों के मेल से कोई तीसरा अर्थ प्रकट हो तो वहाँ क्या होगा, बहुब्रीहि समास। अब देखिए दिए गए उदाहरणों में विग्रह पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए पीताम्बर, पीताम्बर पीला है जो, पीला अंबर है जो, तो ये क्या हो जाएगा, है जो जहाँ आएगा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। और देखिए पीले वस्त्र हैं जिसके, पीले वस्त्र किसके थे, कृष्ण भगवान के, वहाँ क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। देखिए अर्थ तीसरा दे रहा है। समास विग्रह पर ध्यान देना, इसी के अकॉर्डिंग बदल जाएंगे कौन कर्मधारय होगा कौन बहुब्रीहि होगा। अब देखिए नीलकंठ, नीलकंठ है जो, जहाँ है आ गया, जो आ गया वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। अब देखिए नीला है कंठ जिसका, कंठ किसका नीला होता है, शिव जी का, तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। तो याद रखिए, ध्यान से सुनिए। देखिए अब वही भाव समास में क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, याद रखिएगा। अब वही भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, सॉरी प्रथम पद प्रधान होता है। और देखिए बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह आज का हमारा ये लेक्चर समाप्त हुआ। थैंक यू।